Hello everyone and welcome back to my YouTube channel BPSC DD। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र सीरीज लास्ट के कुछ चैप्टर्स बच गए हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। इनमें है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सवाल है वो दोनों ही फील्ड में कॉमन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन एंड वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। The Regulating Act was passed in, तो Regulating Act कब पास हुआ था? सबसे पहला in 1773। I hope इससे related information आपने पढ़ी हुई है। I'm not going to explain everything because it is a part of revision and we are supposed to do it फटाफट, ठीक है? In which year was the Regulation Act passed? तो again same question, 1773। In which year Regulating Act passed? तो 1773। In which of the following acts for the first time provisions was made for the post of Governor General of Bengal? तो ये था पहला Regulating Act 1773 का। Supreme Court was set up for the first time under, तो ये भी Regulating Act के अंडर ही फॉर्म हुआ था। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम कर लेंगे कि ये जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था इसके चीफ जस्टिस थे फर्स्ट सर एलाइजा एम्पे। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता स्टार्टेड इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ, तो यहाँ पे किसी भी गिवन ऑप्शन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं दिया, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, अभी मैंने बॉक्स में हाईलाइट कराया, सर एलिजा एमपी। विच एक्ट गेव द राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ कमिटी टू गवर्नर जनरल, तो अभी नेक्स्ट हमारा एक्ट आ जाएगा, ये है एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, ये कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था। कॉर्नवालिस वांटेड द पावर ऑफ बोथ गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ, इसीलिए जो इस एक्ट के प्रोविजंस थे वो कुछ इस तरीके से फेवरफुल थे टुवर्ड्स द गवर्नर जनरल एज वेल एज द कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्पावर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस टू ओवररूल द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल, अगेन एक्ट ऑफ 1786। बाय a regulation in 1793 the district collector was deprived of his judicial powers and made the collecting agent only. What was the reason for such regulation? तो एक्ट ऑफ 1793 जो आया था उसमें ये प्रोविजन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. तो बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि किसी भी एक पोस्ट को इतनी ज्यादा एक्सट्रीम जिसे बोलते हैं पावर मिल जाए कि वो उसका आगे जाकर के मिस यूज करे। दैट इज वाई जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे उस टाइम पे रेगुलेशन एक्ट 1793 के अंडर उनकी जुडिशियल पावर से उन्हें डिप्राइव कर दिया गया। ओके, इसके बाद है द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड वाज अबॉलिश्ड इन, तो मोनोपोली कब अबॉलिश हुई थी? तो ये हुई थी 1813 में। इस टाइम पे दो मोनोपोली उनकी कंटिन्यू करने दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। कौन कौन सी? एक तो ट्रेड ऑफ टी यानी कि चाय पत्ती का जो ट्रेड था एंड ट्रेड विद चाइना, इस पे सिर्फ मोनोपोली इनकी मेंटेन की गई थी, बाकी सारी अबॉलिश हो गई थी 1833 में। और ये जो दोनों बाकी की बची हुई मोनोपोलीज थी ये भी आगे आने वाले 1833 के एक्ट में ये भी अबॉलिश हो गई थी। देखिए 1793 ऑनवर्ड्स जितने भी एक्ट है दीज आर इंपॉर्टेंट, इनके प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मेंस में शॉर्ट आंसर में डायरेक्टली ये सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको आपने अगर मेरा जो मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे किस तरीके से कंटेंट प्रिपेयर करना है, उसमें आई मेंशन ऑल द चार्टर एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर करना बहुत जरूरी है। By which act the British Parliament had abolished the monopoly of East India Company's trade in India except tea and China trade, तो ये था चार्टर एक्ट 1813। By which of the following regulation British East India Company's trade monopoly in India was abolished? ठीक है, तो ये abolish हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। What is not true in relation to the Charter Act 1813? तो पहला था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था for the purpose of enlightenment, this is true. Asserted the sovereignty of British Crown over the company's territories in India, this is also true. The act abolished the trade monopoly of East India Company including its tea trade, नहीं, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पे कि एक्सेप्ट द टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, बाकी सारी चीजें अबॉलिश कर दी गई थी, तो ये इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। Which of the following is one of the reasons for considering the Charter Act of 1813 important for India? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका एलिमेंट था वो था कि दैट इट मेड अ फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल। इन्होंने 1 लाख रुपए का सम डिसाइड किया था कि हर साल 1 लाख रुपए डेडिकेट किया जाएंगे फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल। Which one of the following provision was not made in the Charter Act? अब 1833 का एक्ट आ गया है, इसमें बताना है कि कौन सा प्रोविजन सही नहीं है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो अबॉलिश हो गई थी। डेजिग्नेशन या सुप्रीम अथॉरिटी को चेंज करके बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे, अब हो गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। ठीक है, इसके बाद ऑल इंडिया all law making powers to be conferred on governor general in council, this is also true.
एंड इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। 1833 में लॉ मेंबर वाला रूल जो है वो नहीं आया था, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, इस टाइम पे जो लॉ काउंसिल के जो मेंबर बने थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, ओके। इसके बाद है by which of the following act was the governor general of Bengal designated as the governor general of India। तो अभी हमने देखा एक्ट ऑफ 1833 था ये। Which of the following among had recommended to hold the Indian civil service examination simultaneously in India and England। तो ये जो सजेशन दिया गया था ये मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में आया था, रिपोर्ट 1919 के टाइम पे जो आया था रिफॉर्म्स, तब ये सजेस्ट किया गया था कि जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी साइमल्टेनियसली कराई जाए। पहले लोगों को ये एग्जाम देने के लिए इंग्लैंड ही जाना पड़ता था, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग ये एग्जाम नहीं दे पाते थे। तो कमीशन ने मतलब मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने ये सजेस्ट किया कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही कराया जाए। ठीक है, और इस रिकमेंडेशन पे पहली बार जो ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम है इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह हुए थे, 1922 ऑनवर्ड्स हुए थे। ठीक है, और इससे पहले जब इनिशियली जब ये बात चली थी कि इंडिया में भी कराया जा सकता है, तब एचिसन कमीशन जो आया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1887 में, और इन्होंने अपोज किया था इस डिमांड को कि भाई सिर्फ इंग्लैंड में कराया जाए, एग्जाम इंडिया में कराने की जरूरत नहीं है। विच एक्ट प्रोविजन कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये जो एक्ट इनिशियली आया था दिस वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अ फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट ही आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का नंबर था 12। In which of the following years British government finally agreed to hold the Indian civil services examination simultaneously in India and England। तो ये अभी हमने ईयर देखा था 1922 से। With reference to Indian civil services कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोवाइड किया सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो अभी हमने देखा ये रिपोर्ट आई थी मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो दिस इज नाइस, राइट। इन द इंडियन सिविल सर्विस in 1941 the percentage of Indians was more as compared to the Europeans। तो ये भी सही था, क्योंकि जब इंडिया में एग्जाम अलाउ हो गया तो देयर वर स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, वो एग्जाम क्लियर कर सकते थे, बट इंग्लैंड जाना हर किसी के लिए फीजिबल ऑप्शन नहीं था। तो जब एग्जाम्स इंडिया में होने लगे तो इवेंचुअली इंडियन सिविल सर्विस में मोर इंडियंस अपॉइंट होने लगे एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस। तो आंसर है सी, बोथ 1 and 2। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, मैचिंग लिस्ट विद लिस्ट 2। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमने देखा ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बी का हमें 1 ऑप्शन चूज करना है, तो बी का 1 यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो हमें अल्टीमेटली देखिए आंसर किस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं प्रॉपर जो मैचेस हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, सुप्रीम कोर्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया चार्टर एक्ट 1813 एंड लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में। फिर से मैच द फॉलोइंग है, प्रोविजंस हैं और उनके एक्ट्स हैं। तो इसमें फिर से बोर्ड ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड बात की गई है। तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट का, कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड। ठीक है, कंपनीज ट्रेड मोनोपोली जो एंड हुई थी, तो ये था हमारा चार्टर एक्ट। द कंपनी द पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ये हो गया था हमारा एक्ट ऑफ 1858। and company's directors were asked to present to the British government all correspondence and documents pertaining to the administration। तो ये आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे उसी चीज को प्रॉपरली थोड़ा सा गिवन है बॉक्स में। अंडर विच एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। बाय विच एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेडिंग ऑफ टी एंड शुगर। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि शुगर एंड चाइना के साथ साथ हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे कमेंट में नीचे बॉक्स में लिखा भी हुआ है, इफ शुगर एंड चाइना वुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ शुगर एंड टी, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे टी एंड शुगर पूछा हुआ है, ये दोनों अलग अलग टाइम पे हुए थे, इसलिए कैंसिल आउट कर दिया था एमपीपीसीएस ने ये क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द मोनोपोली ऑफ ट्रेड टी ट्रेड। तो टी ट्रेड उन्होंने कब लॉस्ट किया था मोनोपोली? इन चार्टर एक्ट 1833 में। In which of the following year almost the entire area of present Uttar Pradesh was separated from Bengal presidency and placed under Agra presidency। ठीक है, तो यूपी के एरिया को बंगाल से हटा के आगरा प्रेसिडेंसी में डाला गया था इन 1834। Which of the following acts transferred the government of India from East India Company to the Crown। तो क्राउन को इवेंचुअली मिल गया था सारा पावर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
चार्टर एक्ट 1853 abolished ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। तो ये तो पहले ही हो गया था, 1853 तो बहुत लेट दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली टाटा बाय बाय होकर के बोरिया बिस्तर बंद करके बोला कि अब आपका काम खत्म है, अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो डायरेक्टली रूल करेगा इंडिया के ऊपर। तो दिस इज ट्रू, तो आंसर हो गया बी ओनली। Which of the following acts empowered the Governor General of India to issue ordinance? तो ये जो था ये हमारा आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के टाइम पे। ठीक है, इमरजेंसी पीरियड में यही जो ऑर्डिनेंस वाली चीज है जो आज तक कंटिन्यू हो रही है, जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट और पावर ऑफ गवर्नर दी जाती है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल सेशन में नहीं होगा तो उस टाइम पे ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। यहाँ पे आया था ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है इमरजेंसी पीरियड में और एप्लीकेबल रहेगा मैक्सिमम 6 महीने तक, जो आज भी वही ड्यूरेशन होती है। Which of one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio और departmental system for corporate functioning? तो कौन से एक्ट के अंडर ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। Which of the following act empowered Indian Legislative Assembly to make decision on a budget? ठीक है, तो make discussions, sorry decision नहीं, discussions allowed हो गए थे कौन से एक्ट में? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में। By which of the following acts the British for the first time introduced the system of indirect election? तो indirect elections जो थे वो आ गए थे काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 से। देखिए सारे एक्ट्स को आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा और उनके प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, तभी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया एक्ट्स वर पास्ड इन। तो देखिए यहाँ पे एक्ट्स के नाम नहीं दिए, सिर्फ ईयर दिए हुए हैं। तो देखिए जो सबसे पहला हमारा एक्ट था प्रेस एक्ट आया था चार्ल्स मेटकाफ के टाइम पे, तो वो था 1835 का। फिर 1867 में आ गया था हमारा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन वाला एक्ट। 1878 में आया था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड 1908 में भी इससे रिलेटेड एक एक्ट था, नीचे होगा इसका नाम, लॉर्ड मिंटो पास्ट, ओके, टू रेगुलेट द प्रेस। ऐसा कोई पर्टिकुलर उसका नाम नहीं था, इस वजह से याद नहीं है, तो आंसर है इसका ए। When were high courts established in Bombay, मद्रास एंड कलकत्ता? सबको पता है कि इन तीनों जगह पे एक साथ हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए थे। कब हुए थे? 1861 में। ठीक है, बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था और एस्टैब्लिश हुए थे 1862 में। अब यहाँ पे 1861 ही दिया था। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज, तो मोस्ट शॉर्ट लिव्ड वाज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ओके, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए था क्योंकि विद इन 10 इयर्स तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ गया था, सारे चेंजेस हो गए थे। Which of the following act provided for communal representation in British India? तो obviously the famous Morley Minter reforms या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। Which of the following acts introduced separate electorate system? तो सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले 1909 में आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट। द डिक्लेरेशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑन 20 अगस्त 1917 इज नोन एज, तो इसे बोला गया था मोन्टैक डिक्लेरेशन। वही चेम्सफोर्ड और मोन्टैक का मिला के जो डिक्लेरेशन हुआ था, तो वो इन्होंने इशू किया था 1917 में और इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फॉर्म हुआ। हु इज नोन एज फादर ऑफ डायरची? तो फादर ऑफ डायरची इज नोन एज सर लायनल कर्टिस। ठीक है, सर लायनल कर्टिस को बोला जाता है बिकॉज इन्होंने ही ये सिस्टम जो था डबल गवर्नमेंट सिस्टम का, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस किया था। द मोन्टैक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज फॉर्म द बेसिस ऑफ, तो इस रिपोर्ट से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फॉर्म हुआ। Who was the Prime Minister of England when the Montague-Chelmsford Act was passed in 1990? तो बेसिकली 1919 में प्राइम मिनिस्टर कौन था वही पूछ रहे, तो इस टाइम पे थे लॉर्ड जॉर्ज थे। इसके बाद है इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट वाज डायरची सिस्टम इंट्रोड्यूस? तो डायरची सिस्टम हमारा 1919 में आया था मोन्टैक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरची रिफर्स टू, तो डायरची का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली प्रोविजन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ठीक है, तो इसी के डिवीजन को डायरची बोला जाता है। तो 1919 में जब डायरची आया था तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे। ओके, द मोन्टैक-चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, तो क्या डिफाइन किया इन्होंने? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। द प्रिंसिपल ऑफ डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट 1919। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो ये एक्ट को बोला जाता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। गलत हो जाएगा, मॉडले मिंटो 1919 वाला है, 1909 वाला है। 1919 का है हमारा मोन्टैक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। बाकी इन्होंने सेपरेट किए थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। 1919 में आया था ये एक्ट एंड केम इनटू फोर्स इन 1921।
Montague was the secretary of the state for India and Lord Chelmsford was the viceroy. तो ये बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। Assertion and reason वाला क्वेश्चन है, the structure and characteristics of governance remained unitary and central with enforcement of the Government of India Act 1919. ठीक है, a large part of authority was delegated to provinces. तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, यूनिटरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिटरी नहीं थे, यहाँ पे तो डिवाइड कर दिया गया था। एंड लार्ज पार्ट ऑफ अथॉरिटी वाज डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस। तो देखिए यही हमारा यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि आपस में मैच नहीं हो रहा है कि अगर लार्ज पार्ट ऑफ अथॉरिटी जो था, अथॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा डेलीगेट कर दिया गया था प्रोविंसेस को, तो ये यूनिटरी फीचर कैसे रह सकता है। ठीक है, तो आंसर इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ डायरची सिस्टम प्रोविंसेस में। ठीक है, अलग अलग सारे जो सेक्शंस होते हैं उन्हें डिवाइड किए गए एज ट्रांसफर सब्जेक्ट्स या फिर रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वगैरह के यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे होंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव हैड, हाँ तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव को राइट मिले थे 47 सब्जेक्ट्स के, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मनी कम्युनिकेशन, ये वाली जो सारी चीजें थी ये चली गई थी रिजर्व वाले में। और ट्रांसफर्ड में हमारे आते थे मेडिकल रिलीफ, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सारी जो मतलब डेली वाली चीजें हैं। ठीक है, डे टू डे बेसिस पे रेगुलर चीजें जो थी वो ट्रांसफर्ड में आती थी, और रिजर्व में आती थी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि डिफेंस, मनी कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स। ओके, इसके बाद है Diarchy means division of administrative affairs in two sections. This is right. It was introduced for enforcement of responsible governance in provinces. So this is also right and it correctly explains the assertion. तो आंसर हो जाएगा both A and R are true, but R is the correct explanation of A. The post of Indian High Commissioner was created by which act? तो ये जो create हुआ था ये Act of 1919 से ही create हुआ था। ठीक है, These were included in prime elements of the Government of India Act 1935. तो हमें बताना है कि कौन कौन से यहाँ स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। तो प्रोविजन ऑफ फेडरेशन आया था, हालांकि ये ज्वाइन नहीं किया था वो बात अलग है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची इन प्रोविंसेस नहीं, यहाँ पे डायरची इन प्रोविंसेस को कैंसिल आउट करके डायरची को सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो दिस इज इनकरेक्ट। ऑथराइजेशन ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, ये भी इनकरेक्ट है, आंसर इज 1 and 2 ओनली। Which among the following introduced provincial autonomy in British India? तो provincial autonomy लेकर के आया था Government of India Act 1935. Which of the following report was the baseline of the Government of India Act 1935? तो ये एक्ट किस रिपोर्ट के बेसिस पे बना था? तो ये था साइमन कमीशन का रिपोर्ट, जो कि फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस हुआ और इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फॉर्म में बन करके रिलीज हुआ। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे? अबॉलिशन ऑफ डायरची इन द गवर्नर्स प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस में डायरची को अबॉलिश कर दिया गया था, दिस इज राइट। पावर ऑफ द गवर्नर्स टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, ये भी ठीक है, वीटो पावर्स ग्रांट कर दी गई थी गवर्नर्स को। अबॉलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसा नहीं है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो चीजें और बढ़ गई थी, वहां पे विमेन को भी रिजर्वेशन मिल गया था और बाकी सारे रिजर्वेशन तो चल ही रहे थे। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा 1 and 2। अब आप देखिए ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि 1935 एक्ट में इन्होंने बोला कि हम डायरची अबॉलिश कर रहे हैं ताकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाए, प्रोविंसेस अपनी मनमर्जी से डिस्कशन मतलब डिसीजंस ले पाए, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने गवर्नर को वीटो पावर दे दी कि लेजिस्लेटिव एक्शन में मतलब वो वीटो यूज करके अपने हिसाब से लेजिस्लेट कर पाएंगे। तो बेसिकली आप उनके पास कुछ भी लेकर के जाओगे वो उस पर वीटो लगा देंगे। तो ये ब्रिटिशर्स की चाल थी कि वो दिखाते थे इस तरीके से कि देखिए भाई हम आपको कितनी लिबर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपका इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मेंटेन हो और डेवलपमेंट हो, बट ऊपर से जितनी भी चीजें उनके अगेंस्ट जाती थी वो सीधा सीधा ऐसे बिल्स पर वीटो लगा करके आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने अबॉलिश किया, क्या अबॉलिश किया? प्रोविंशियल डायरची। ऑटोनॉमी तो इंट्रोड्यूस की थी, फेडरल स्ट्रक्चर भी इंट्रोड्यूस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो रिकंस्ट्रक्शन किया था इन्होंने गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ये ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाए थे, ये भी ठीक है। प्रपोजल फॉर द फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। अप्रेजल कैसे हो जाएगा, अभी तो एक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, अप्रेजल की बात नहीं थी, तो ये इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। 17वीं बीपीएससी का एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है अभी। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, तो अगेन हमें बताने कौन से स्टेटमेंट सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश करवाया, ऑल इंडिया फेडरेशन लेकर के आए, तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, 1, 2 and 3। Why the Government of India Act 1935 is important? क्यों important है? Because it is a main source of Indian Constitution. जब हम देखते हैं कि हमारे सोर्सेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से उठाए गए, तो एक अच्छा खासा पार्ट 1935 का एज इट इज लेकर के डाला गया है, तो आंसर इज ए।
Which one of the following is not a feature of Government of India Act 1935? तो डायरेक्टरी एट सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंस, नहीं, सेंटर तक इंट्रोड्यूस किया था, प्रोविंसेस से अबॉलिश कर दिया गया था, तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर हो गया ए। The real intention of British to include princely states in the federal union proposed by the India Act of 1935 was to, तो उनके पीछे जो ये एम था कि फेडरेशन मतलब जो फेडरल यूनियन बनाना है, एक सेंट्रल ऑल इंडिया फेडरेशन, उसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन कराने का मेन इंटेंशन क्या था ब्रिटिशर्स का? टू यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स। तो देखा, वो कुछ ना कुछ चीजें प्रोविजन इस तरीके से प्रोवाइड करते थे जहां पे इवेंचुअली उनके अपने मतलब छुपे हुए होते थे, वो कहीं पे भी सामने वालों का हेल्प नहीं, मतलब फायदा नहीं करना चाह रहे थे। Who among the following said about Act of 1935 a car which has a brake but no engine? ये स्टेटमेंट दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी का कि भाई इन्होंने एक कार तो हमें प्रोवाइड कर दी है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन कोई इंजन ही नहीं है, चलेगा ही नहीं। प्रोविजंस इतने सारे डाल दिए हैं बट उस प्रोविजंस तक वर्क करने के लिए हमारे पास पावर्स गिवन नहीं है। ओके, about which act Jawaharlal Nehru said we were provided with a car with all brakes and no engine? Again, Act of 1935. Which of the following acts introduced the principle of constitutional autocracy? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी आया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। In which session Indian National Congress had rejected the Government of India Act 1935? तो जो नियर अबाउट सबसे नियरेस्ट सेशन रहा होगा उसी में रिजेक्ट हुआ होगा, तो इट वाज द लखनऊ सेशन ऑफ 1936 जिसको हेड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। Which of the following elections of the Central Legislative Assembly were held under the Government of India Act 1919? तो ये कौन कौन से इलेक्शंस थे वो 1919 के बेसिस पर ऑर्गेनाइज कराए गए थे? तो 1926 का, और साथ ही में एक सेकेंड, हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1945। ओके ठीक है, 1945 का, तो ए एंड सी है, ठीक है। ओके, 1937 का जो इलेक्शन था वो हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और 1923, 26, 30, 34, 45 ये सारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो थे ये 1919 के एक्ट के बेसिस पे हुए थे। इस चीज को बहुत ध्यान से करने का है। इन विच ईयर वाज द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हेल्ड? तो वही है, लास्ट लेजिस्लेचर कब हुआ था? अभी हमने देखा 1945 में भी हुआ था। Who among the following had called the Government of India Act 1935 as the Charter of Slavery? तो अभी हमने एक देखा था कि ब्रेक्स विद कार विद अ ब्रेक बट नो इंजन वाला जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, और चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला था फिर ये भी फिर से जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। The instrument of instructions contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as, तो instrument of instructions जो थे ये बन गए हमारे DPSPs, ठीक है, Directive Principles of State Policy। In the Federation established by the Government of India Act 1935, residuary powers किसको दी गई थी? तो residuary powers सारी की सारी गवर्नर जनरल को दी गई थी। By which of the following acts was the Indian Council abolished? तो ये सबसे पहले abolish हुआ Government of India Act 1935 में। Who has said it? I have not to beg pardon in connection with the allegation that in the draft of constitution a major part of Government of India Act 1935 has been again reproduced। तो ये जो स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा डेवलप हो गया था तो कई लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया था कि भाई ये तो पूरा एज इट इज इन्होंने जो अंग्रेजों ने दिया था उसी प्रोविजंस को इन्होंने एज इट इज रिपीट कर दिया है। तो वहां पर इस जो जिन पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है इन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला था कि मुझे इस बारे में माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है कि ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा खासा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रभावित है। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन थे, कौन एंगेज थे? तो इन सारी चीजों में तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कैन यू शो मी one free country where there are separate electorates? The British element is gone, but they have left mischief behind. Who among the following said the above mentioned statements in the Constituent Assembly debates? तो ऑब्वियस ही बात है, अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स ब्रिटिशर्स ने तो इंट्रोड्यूस करा दिया था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात आई तो लोगों ने बोला कि भाई कोई दूसरा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहां पे ये प्रोविजंस गिवन हो, बट ब्रिटिशर्स ने हमें एक तरीके से अलग करने के लिए बदमाशी करके अब वो चले गए हैं, जिसे अब हमें मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा एक तरीके से। तो ये स्टेटमेंट दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, एक्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो पहले दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 से ही आपको आंसर मिल गया यहाँ पे। उसके बाद बी है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909,
इसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविजन फॉर ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस। तो आप देख रहे हैं कि एक भी अगर पता होगा तो अक्सर एलिमिनेशन से हमें एक से ही आंसर मिल जाता है। इसके बाद है बाय विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो हमें बताना है कि कौन सा एक्ट हमारे ब्रिटिश रूल डेवलपमेंट में लैंडमार्क का काम नहीं करता। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो करता है, चार्टर एक्ट 1813 इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी इंपॉर्टेंट है, 1955 का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है, आंसर इज डी। और इसी के साथ हमारा जो ओवरऑल पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ इवेंट्स के जितने भी चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी हैव लेफ्ट मिसलेनियस बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट। इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड ये थोड़े से हैवी चैप्टर्स हैं बिकॉज इसमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो मर्ज करके दिया हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में वील बी डूइंग द फर्स्ट हाफ ऑफ मिसलेनियस, उसके बाद इसी तरीके से मिसलेनियस का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। बट जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे कोर्स ऑफ इवेंट्स वाले वो सारे कंप्लीट हो गए। तो आप लोग प्लीज रिविजन कर लीजिएगा। जो कोई भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट। वी हैव कंप्लीटेड एंशिएंट इंडिया का घटना चक्र पूरा, मिडाइवल का पूरा घटना चक्र, और मॉडर्न का भी अब हमने कंप्लीट ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड इसी के साथ साथ साइंस में भी हमने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स वी आर डन टुडे। तो इसी के साथ हमारा एक अच्छा खासा घटना चक्र का जो बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री एंड साइंस, वो हम पूरा कर रहे हैं। वी आर जस्ट लेफ्ट विद केमिस्ट्री। एंड उसके बाद और कौन से चैप्टर्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए घटना चक्र चाहिए या कोई और सोर्सेज चाहिए, सो वो प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड इन सारे चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं इंडिविजुअल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो योर रिव्यूज। मंथली करंट अफेयर्स इज ऑल्सो आई एम पुटिंग अप ऑन माई चैनल फ्रॉम जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, जो आपको लास्ट मोमेंट रिविजन में हेल्प करेंगे। सो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। टिल देन सी यू, बाय।